भैया जीजू, सुरेश की नींद तो बहुत ही कच्ची है, खिड़की खुलने से भी उठ जाते हैं। इतने आराम से यहाँ पर सो ही नहीं सकते। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप देखिए ना। कांस्टेबल दरवाजा खोलो। मिस्टर रावत, मिस्टर रावत, मिस्टर रावत। ये तो बेहोश है। सुरेश रावत, काश ये जाम में तुम्हारे साथ पीता, तुम्हारी हार और मेरी जीत की खुशी में। और तुम्हारे जाते ही मैं बन गया हूं इस बिजनेस इंडस्ट्री का नंबर 1 बिजनेसमैन। अभिषेक सांघवी इज द किंग। हवा में महल बांधना बंद कर दो मिस्टर संघवी। क्या मतलब तुम्हारा? एक छोटा सा काम था, वो भी नहीं हो पाया तुमसे। बिजनेसमैन कैसे बन गए तुम? जबान संभाल के बात करो। तो मिस्टर संघवी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जेल में सुयश पे हमला होने वाला है, ये बात फाल्गुनी को कैसे पता चल गई? पहुंच गई है वो वहां सुयश को बचाने के लिए। अब ये मत कहना कि सुरेश बच गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं भी पूछ रही हूं, कैसे हुआ ये? कैसे लोगों से काम करवा रहे हो तुम, जिन्हें अपना काम ढंग से करना नहीं आता? देवराज, एक बात बता, तुम्हारा ये देवराज ये पैसे के लिए? देवराज पैसों के लिए नहीं बिक सकता है, उसकी इतनी औकात नहीं है। उसको अच्छे से पता है कि अगर उसने मेरी बात हवा से भी कही ना तो मैं उसकी सांसें रोकूंगा। तो फिर फाल्गुनी को कैसे पता चला कि सुरेश पे हमला होने वाला है? मुझे जानना है सुरेश जिंदा है या मर गया। कुछ भी करो, पता लगाओ। कॉल लगाता हूं मैं उसको। अरे कॉल नहीं कर सकता ना, मैसेज कर। इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब आए थे, चेक करके गए। मिस्टर रावत बिल्कुल ठीक है। मिस्टर रावत को किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया था। हमने उन दोनों गुंडों को किसी और सेल में डाल दिया है। अब मिस्टर रावत बिल्कुल ठीक है। पर आपकी जेल में ये बात हुई कैसे इंस्पेक्टर साहब? एक पुलिस स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में मेरे भाई पर हमला हुआ है। क्या पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते अब हम? मिस्टर विधान, ये हमारी गलती है। हमें आपकी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं आगे से ऐसी कोई लापरवाही नहीं होगी। और हम उस दोनों गुंडों को जो मिस्टर रावत के साथ हैं, उनको हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। कल सुबह तक सब कुछ पता चल जाएगा कि किसके कहने पर उन लोगों ने ऐसा किया था। मैं उनसे जाकर मिल सकती हूँ प्लीज? सॉरी, अभी नहीं, कल सुबह। जी माँ, कल सुबह तक का तो इंतजार करना ही होगा। मोबाइल की तरफ देखते रहोगे तो बीपी बढ़ेगा। तुम्हारा वो आदमी नहीं आया तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। कुछ भी बकवास कर रहे हो तुम। जाओ, तुम पुलिस स्टेशन जाएंगे। थोड़ा रुको, कांस्टेबल आती हो। तुम्हारा आदमी खुद आए या कबूतर से पैगाम भेजे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस जानना है कि सुयश जिंदा है या मर गया। सुयश जिंदा है। फाल्गुनी ने एंड वक्त पर आकर सब खेल चौपट कर दिया। अब जांच पड़ताल होगी और हम सब शक के घेरे में आ जाएंगे। अच्छा, वो जो आदमी थे अंदर जो इंजेक्शन देने वाले थे सुरेश को, उनका क्या हुआ?
उनकी पूछताछ चल रही है, हमें ही कहा गया है पता लगाने को कि कब तक? बस कल सुबह तक की बात है। कल सुबह उनकी जमानत हो जाएगी और वो लोग हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से दूर हो जाएंगे। चुप! जाएंगे। ये लो, और मामले को रफा दफा करो। हद हो गई। हद है, हद है, हद है। इस सुयश रावत को मैं फिर से नहीं मार पाया, फिर जेल में बच गया। हर बार बच जाता है, फिर बचा लिया इसको इसकी किस्मत ने। उसे उसकी किस्मत ने नहीं बचाया, फाल्गुनी की दुआओं ने बचाया। सब लड्डू गोपाल की कृपा है बिट्टू कि मैंने समय से मैसेज पढ़ लिया और सुयश की जान बच गई। वरना एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। जीजी माँ, आपने इतने साल अपने साथ साथ अपने सुहाग के लिए भी दुआएं मांगी। वो आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते जीजी माँ। आपके प्यार और आपके विश्वास की जीत हमेशा होती रहेगी। इतने सालों की तपस्या का फल तो आपको जरूर मिलेगा। जीजी माँ, किस्मत करवट ले रही है। देखिए ना, हमें ये भी पता चल गया कि गोविंद जिंदा है। जीजू की जान भी बच गई और अब बहुत जल्द आप तीनों एक हो जाएंगे। मैं कल ही मंदिर जाकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करूंगी, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी बातों में अपने लिए उम्मीद अच्छी लगती है बिट्टू, पर देखना पिछले कुछ दिनों में मुझे भी ऐसा ही लगा था जैसे सुयश और मैं फिर से एक साथ आ जाएंगे, पर कुछ ना कुछ होता ही गया। इस बार भी पता नहीं, कुछ तो पता चले कि ये कौन सा दुश्मन है जो सुयश की राह में मुसीबतें खड़ी करता ही जा रहा है। उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है वो। अगर मॉम ठीक होती ना, मुझे लगता कि शायद वही करिए ये सब, पर उनकी हालत देखकर कोई और ही है जीजी माँ। ये जो कोई भी है ना बिट्टू, मैं इसे ढूंढ निकालूंगी। अब सुयश को और कोई तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी मैं इसे। किसी के भरोसे नहीं बैठ सकती। कमान अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, वरना सुयश को कभी हरा नहीं पाऊंगी। अगर जयंत ने मुझे देख लिया तो कंगाली में आटा गीला हो जाएगा। ये क्या कर रही हो तुम? चप्पल हाथ में? ठंड लग रही थी इसलिए दस्ताने पहन लिए। तुम भी पहन लो, बहुत ठंड है, पहन लो दस्ताने। दस्ताने नहीं है, चप्पल है। इन्हें हाथ में नहीं पाँव में पहनते हैं। दस्ताने कमरे में है। आओ, आ जाओ। दस्ताने कमरे में है, ये चप्पल है। आओ, कमरे में चलो। तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। उतना तुम आराम करोगी ना तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, और फिर हम सब लोग पहले जैसी जिंदगी जिएंगे। हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं सुयश को कहूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दे। मैं सुयश को समझाऊंगा, उसे कहूंगा वो फाल्गुनी और वो साथ हो जाए। इन दोनों की वजह से नियति और विधान भी एक दूसरे से दूर है। कितना अच्छा होगा कि जब हमारी दोनों बहुएं घर में वापस आ जाएंगी, हम लोग पहले जैसे खुश रहने लग जाएंगे। तुम जानती हो कल सुबह सुयश की जमानत भी हो जाएगी, और इस बार मैं उसे बैठ के समझाऊंगा
उसे फाल्गुनी के साथ वापस होना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा सुयश को, हम सब लोग साथ में रहेंगे, सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। और मैं सुयश को बताऊंगा कि फाल्गुनी उसकी बीवी नहीं बल्कि उसकी चाहत भी है, उसकी ताकत भी है। ये औरत नहीं एक नागिन है। बहुत मनमानी हो गई उत्तरा देवी। मैं कहता हूं चलिए यहाँ से। मुझे मत निकालो। सुरेश मैं बदल गई हूँ। दूर हो जाइए हमारे नजरों के सामने से। आप मां नहीं है, आप मां के नाम पे कलंक है। सुयश और फाल्गुनी को एक होना होगा। मेरे रहते तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे, समझे पतिदेव? ये क्या कर रही हो तुम उधर? तुम अपने घर में हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आ जाओ।